पूरा साल बाकी है, तो अभी तो बहुत मेहनत करना है ना। अभी तो तुम 3 घंटे में थक गई। नो सर। हाँ, मेरा सोचो, मैं तो कंटिन्यू बोल ही रहा हूँ ना। यस सर। ओके, सो हाँ, तो ये रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इफ आई डबल द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो फोर्स कितना हो जाएगा, चेंज कर जाएगा? बोलो निमिषा। 1/4। 1/4 टाइम्स, एग्जैक्टली। और अगर मैं डिस्टेंस को ट्रिपल कर दूं तो पलक? 1/6। सॉरी, 1/9 ना? यस सर। 1/9 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। आपको समझ आ रहा है गुण कैसे हुआ? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगी डेफिनेटली। डिस्टेंस को आपने डबल किया तो यानी कि 2 का स्क्वायर तो 1/4, तो फोर्स बिकम 1/4 टाइम्स। ये तो सिंपल है। और ये डिस्टेंस को ट्रिपल तो 1/9 टाइम्स। अच्छा, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको निमिषा और पलक, आपने सॉल्व यस करा सर। इलेक्ट्रॉन्स यस के सर। बीच में। हाँ, कितना आंसर है बोलो? सर पहले वाले का आया 720 न्यूटन। 720। सेकंड वाला नहीं हुआ। और सेकंड वाला सर आधा ही हो पाया, मतलब कैलकुलेशन नहीं हो पाई बस लास्ट में। अच्छा, कैलकुलेशन नहीं हो पाई आपसे, पलक लास्ट से? की बस। आपने करा निमिषा? सर किया तो बट मेरे को आंसर समझ नहीं बताइए। आया, मतलब ठीक है, आगे के। हाँ ठीक है, आप एक काम करो। सर आप कैलकुलेशन रह गया मेरे को। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट वाला बताओ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था? सर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना? 50 सेंटीमीटर। Q1 की सर वैल्यू बोलो, Q1 की वैल्यू बोलो। 20 माइक्रोकूलम। कितना? 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम। Q2 बोलिए। 1 मिलीकूलम। 1 मिली कूलम। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है गुण, ठीक। तीनों बच्चे देखेंगे। यस सर। अब चार्जेस क्या है? Q1 20 माइक्रोकूलम, Q2 1 मिली कूलम। बेटा पता है ना माइक्रोकूलम और मिली कूलम क्या होता है? माइक्रोकूलम का मतलब है 20 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। और मिली का क्या मतलब है? 10⁻⁻3। गुण, -3। ओपन योर माइक। यस सर। हाँ, माइक ओपन करके रखिए ना बीच ओके में। सर। हाँ, बीच में कुछ खाना नहीं है, बीच में व्हाट्सएप भी नहीं चलाना है ना। नहीं हाँ चला रही सर। हाँ, व्हाट्सएप नहीं चलाना है, बीच में कुछ भी नहीं चलाना है। बीच में सिर्फ पढ़ाई करनी, जब पढ़ाई क्लास का टाइम हो तो, ठीक है। यस सर। कुछ हाँ, खाना भी नहीं है। पी सकते हो, पानी पी सकते हो, बस सिर्फ दैट इज अलाउड ओनली। जो मैं कर सकता हूँ बस वो तुम कर सकते हो। मैं पानी पी सकता हूँ, तुम भी पानी पी सकते हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा ओके, सो हमें निकालना फोर्स। अच्छा, तो F इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन। अच्छा, ये 50 सेंटीमीटर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं बेटा 50 × 10⁻⁻2 मीटर? स्टैंडर्ड यूनिट मेंटेन होना जरूरी है ना। अच्छा, तो 9 × 10⁹ K की वैल्यू होती है, और Q1 की वैल्यू क्या है बेटा? 20 × 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू है 10⁻3। अपॉन डिस्टेंस कितना है? 50 × 10⁻2 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 9 × 10⁹ इंटू 20 इंटू। अच्छा, एक चीज और देखो, ये और ये और ये क्या कैंसिल हो जाएंगे? बोलो। यस सर। ओके गुड। तो 9 × 20, ऊपर से बचा 9 × 20, नीचे क्या बचा बेटा? 50 × 10 सॉरी 50 × 50 इंटू 10⁻⁻4। तो अभी क्या होगा देखो, ये 4 जीरोज हैं और ये 2 जीरोज कैंसिल होंगे, तो 10⁻⁻2 बचेगा। ये जाएगा ऊपर, ठीक। अच्छा, 5 4 जा 20 हो गया। ऊपर क्या बचा? 9 4 जा 36, और नीचे क्या बचा? 5। और ऊपर फिर जाके 100 भी तो ऊपर चला गया ना, 10⁻⁻2 ऊपर जाके 10⁻+2 यानी कि 100 हो गया। ठीक है,
ये 5 से 20 टाइम्स में, तो 36 इंटू 2 इज 72, तो 720 न्यूटन। ये है आंसर। क्या आप लोगों का आंसर इतना है? पलक Yes, एंड sir. निमिषा। Yes, sir. Yes, sir. गुड, पलक का है। गुड, निमिषा का नहीं है ना? फिर Yes, sir. तुम्हारा नहीं है ना? Sir, है 720 न्यूटन है। गुड, वेरी वेरी गुड, हाँ, वेरी वेरी गुड, आई Thank you, अप्रिशिएट योर एफर्ट। गुड। दूसरा वाला नहीं हुआ ना? sir. आधा हुआ है, मतलब लास्ट की थोड़ा कैलकुलेशन हुई। आधा क्या? जैसे मान लो तुम खाना पकाते हो, अच्छा खाना आधा हुआ तो खा लोगे? नहीं, हाँ, अभी तो खाना अच्छे से पका नहीं तो तुम नहीं खाओगे ना। बस एग्जैक्टली तो आधा का मतलब कुछ होता नहीं है। पढ़ाई इज बाइनरी, या तो पढ़ा या तो नहीं पढ़ा, दैट्स इट। ठीक है, या तो 1 या तो 0। ओके चलो, क्वेश्चन क्या था सुनिएगा। गुण, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन है स्मॉल डी। ठीक। यस सर। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो मास भी है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लगेगा। तो मेरा सवाल ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो बताइए, ये क्वेश्चन था। हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बोलिए बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? गुंजन, सॉरी निमिषा, मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलो? सर 1.6 into 10 to the power minus 19। तुमने कहा कि सर आधा हुआ, ये तो फर्स्ट है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बोलो पलक। 1.6 into 10 to the power। सॉरी सर, ये चार्ज है, सॉरी। हाँ, चार्ज होता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का रेशियो निकालना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होगा वो होगा K इंटू E, ठीक, अपॉन डी स्क्वायर, आर स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर, चलो डी स्क्वायर, और एफ जी क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन गुण कैपिटल जी इंटू मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन अपॉन इंटू मास ऑन द अदर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। यस सर। डी स्क्वायर ने डी स्क्वायर को मार डाला, खत्म। ओके, अब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन अब कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो आगे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है, अच्छे से देखिएगा। ठीक, K इज 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38। क्या सबको समझ आया मैंने कैसे ऐसा क्यों लिखा? यस सर। E इंटू ई, यानी कि 1.6 पहले का, फिर 1.6 दूसरे का, 10⁻⁻19 पहले का और दूसरे का, दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻38, 19 टू द 38। ठीक है? यस सर। बस स्टेप को रिड्यूस करने के लिए मैंने ऐसा किया। बोलो निमिषा, समझ आया तुमको? पलक? यस सर। हाँ, समझ जहां पे नहीं आया फौरन पूछने का बेटा। हाँ, बहुत स्लो चल रहा हूं मैं। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 या 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, मास ऑन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻62। क्यों 32, 31, 31, 62 हो जाएगा। ठीक, यस सर। ओके मैम, 9 टू द पावर 10⁻⁻38, 10⁻⁻62, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 10 टू द पावर 24 -24। ठीक, अब क्या होगा? ये जाएगा ऊपर तो क्या आएगा? अच्छा, ये 10⁻⁻11 है, ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये भी जाएगा ऊपर।
ठीक है, तो क्या ऊपर बचेगा, ऊपर बचेगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 24, सारे पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 6.7 इंटू 9.1 इंटू 9.1। ठीक, तो 24 और 11 इज 35 और 35 प्लस 9 इज 44। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.7 इंटू 9.1 इंटू 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 44। अब अगर डिवाइड करिएगा इसको तो ये आएगा नियरली 10 टू द पावर 42, 10 टू द पावर 42, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर 42 या फिर 10 टू द पावर 42। अब सोचो मेरे बच्चों, कितना टाइम लगा मेरे को, 30 सेकंड या 1 मिनट लगे होंगे मैक्सिमम, या 2 मिनट लगे होंगे। तुमने हाफ सॉल्व किया, हाफ नहीं होता है बेटा कुछ भी, यहाँ पे जो भी होता है फुल होता है। FE/FG comes out to be 10 to the power 42। अब सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्गर है, 10 to the power 42 टाइम्स than that of the force of gravitation। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, सोचो 10 टू द पावर 42 टाइम्स। समझ रहे हो बात को, 10 टू द पावर 42 टाइम्स। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि FE इज इक्वल टू 10 नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर 42 टाइम्स ऑफ F। निमिषा तुम मीटिंग में नहीं हो क्या? 10 टू द पावर 42 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी वीक, इज द वीकेस्ट अमंग ऑल द फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, वीकेस्ट अमंग ऑल द फोर्सेस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है? तो अगर दो इलेक्ट्रॉन रखे हों तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन वाला होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्शन वाला होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये अट्रैक्टिव होगा, FG इधर होगा। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता। बट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो रिपल्सिव होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है इसलिए रिपल्सिव होगा। बोलो, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो पाएंगे या अट्रैक्ट हो पाएंगे? बोलो, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे या अट्रैक्ट होंगे? बोलो गुण। सर रिपेल। वी हैव ऑल द गुण, रिपेल होंगे ना, क्योंकि यस सर। हाँ, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे बहुत हेवी है और अट्रैक्टिव फोर्स बहुत छोटा है, इसलिए रिपल्शन ही होगा, रिपल्शन ही होगा। ठीक, चलो, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, कुछ सिमिलैरिटी, कुछ डिफरेंसेस बता सकते हो मेरे को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में? कुछ सोचो, बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है। कुछ सोचो, एक दो तो मैंने अभी भी बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड आल्सो कैन बी रिपल्सिव। और कुछ, कोई डिफरेंस? और ग्रेविटेशनल, Sir, electrostatic force is the product of charges and gravitational force is the product of masses. ठीक है, चलो ये भी चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइज होता है चार्ज की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स अराइज होता है मास की वजह से। अच्छा, ठीक है, और कोई? ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्ट करता है, दोनों करता है। ठीक है, ये मैंने बोल दिया, आपने बोला, बहुत बढ़िया। और कुछ? एनी वन? निमेशा, एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है बच्चों? No sir. नो सर, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है
वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे और मास पे और कैपिटल जी पे। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच ऑलवेज रिमेन सेम, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो चेंज नहीं होगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें कांस्टेंट k है, k इज डिपेंड्स अपॉन मीडियम, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। करेक्ट? ये तो हो गया डिफरेंसेस। कुछ सिमिलैरिटी भी है क्या? बोलो, कुछ सिमिलैरिटी भी है क्या? Sir, both are inversely proportional to the square of distance. बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। और कुछ, और कोई डिफरेंस है? बोलो। और कोई डिफरेंस है? सोचो सोचो सोचो, बताओ, सोचिए। सॉरी, और कोई सिमिलैरिटी है? दोनों के दोनों फोर्स जो है ना बेटा, वो एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स है। एक्शन एट ए डिस्टेंस मतलब कि डिस्टेंस कितना भी बढ़ा दो या घटा दो, फोर्स लगेगा ही लगेगा। डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, बट स्टिल लगेगा, स्टिल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है? तो बोथ द फोर्सेस वेदर Fe और Fg बोथ आर एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। दोनों के दोनों एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स है। ठीक? अच्छा, और कोई डिफरेंस हो सकता है बेटा? दोनों ही फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और ग्रेविटेशनल भी, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ याद है? सिमिलैरिटी बोलो, क्या क्या बताया मैंने, जल्दी बोलो। एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स, और ये भी सेम। और क्या बोला मैंने सिमिलैरिटी में? बोलो। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी है। तीसरा मैंने क्या बोला? बोलो। एक्शन रिएक्शन पेयर, दोनों बनाते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी कि जितना फोर्स एक लगाएगा दूसरे पे, दूसरा भी उतना ही लगाएगा पहले पे। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है पहला वाला, ये इलेक्ट्रॉन जितना लगाएगा इस दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, दूसरा वाला भी उतना ही लगाएगा इन रिटर्न। तो एक्शन रिएक्शन, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, याद है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना? अच्छा, डिफरेंसेस क्या क्या बोला मैंने? बोलो गुण। डिफरेंसेस बोलिए गुण। Electrostatic force depends upon medium. इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हाँ वो भी ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, सॉरी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, और ये सिर्फ ओनली अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। दूसरा डिपेंड्स अपॉन मीडियम, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तीसरा, थर्ड पॉइंट बोलिए, डिफरेंसेस में थर्ड पॉइंट बोलिए जल्दी। The product of charges. प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी ऑफ मासेस। ठीक है? These are the similarity and differences, आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक नए टॉपिक पे जिसको कहते हैं रिलेटिविटी एंड, सॉरी रिलेटिविटी बोल रहा हूँ, परमिटिविटी। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव निमिषा मीटिंग में नहीं है क्या? पलक
तो हूँ है। निमिषा हो तो फिर तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आर यू ऑन मोनवर्ट टुडे? तो सर वो बीच बीच में मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है नेट इशू की वजह से। दिल्ली में नेट इशू? हाउ दिस कोलाबरेटी? ओके, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। मेरे एक सवाल का जवाब दो। आप जितना फ्रीली एयर मीडियम में चल पाते हो, क्या उतना ही फ्रीली आप वाटर मीडियम में भी चल पाते हो? नो सर, क्यों नहीं? क्या रीजन है बेटा? आप जब भी किसी मीडियम में चलते हो तो आप उस मीडियम के पार्टिकल्स को डाइव करते हो, हटा हटा के आगे बढ़ते हो। यही तो होता है ना फिनोमेना। जब आप वाटर मीडियम में जाओगे तो वाटर मीडियम के पार्टिकल्स पास पास हैं, क्लोजली पैक्ड हैं एज कंपेयर टू एयर। तो उनका जो क्लोज होना जो है वो आपके मोशन को अपोज करेगा। आप जब वाटर में चलना चाहोगे तो वाटर के पार्टिकल्स आपको अपोज करते हैं एंड यू कैन नॉट मूव दैट मच फ्रीली जितना आप एयर में मूव कर पा रहे थे। क्यों? वाटर के पार्टिकल्स आपको अपोज करते हैं। यानी कि वाटर के मीडियम की एक टेंडेंसी है कि उस मीडियम में या किसी भी मीडियम के पार्टिकल की टेंडेंसी है कि उस मीडियम में कोई भी घटना घटेगी उसको अपोज करेगा। सिंपल सिंपल कि कोई भी घटना घटेगी उस मीडियम में, उस मीडियम के पार्टिकल्स उसको अपोज करेंगे। सिंपल। एयर वाले भी अपोज करते हैं बट वो मीडियम पार्टिकल इतने दूर हैं कि हमें अपोजिशन फील नहीं होता। वाटर वाले भी अपोज करते हैं बट वो पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं कि वो हमें अपोजिशन फील होता है और हमारी स्पीड उतनी नहीं बन पाती जितना एयर में बन पाता है। इन द सेम वे अगर दो चार्ज बॉडी को एयर में रख दो तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा उस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को मीडियम के एयर मीडियम के पार्टिकल्स अपोज करेंगे। जब वाटर में डाल दोगे उतनी ही डिस्टेंस पे उन्हीं चार्ज बॉडी को तो वाटर मीडियम के पार्टिकल्स भी अपोज करेंगे, लेकिन एयर से ज्यादा क्वांटिटी में अपोज करेंगे। जब ज्यादा क्वांटिटी में अपोज करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस वो घट जाएगा वाटर में, है ना? बोलो, समझ पा रहे हो? यस सर। या नहीं? यस सर। सिंपल। Yes, sir. हाँ, इस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। तो व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम दैट opposes the electrostatic interaction between the charges. simple definition. मैं बार बार बोल रहा था कि K डिपेंड्स अपॉन मीडियम, K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये क्या है? मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी जिसपे K डिपेंड करता है? यही है परमिटिविटी। K depends upon permittivity of the medium. Okay, so what do we mean by permittivity? Permittivity, the tendency या property of any tendency of a medium that opposes the electrostatic interaction between the charges. Tendency of a medium that opposes the electrostatic interaction between the charges called as permittivity. Called as permittivity. ठीक? कोई दिक्कत? No sir. No sir. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. And as I said that K depends upon medium. तो मीडियम के किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है? परमिटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी? परमिटिविटी। ठीक। So K is written as 1 upon 4 pi epsilon
मैंने क्या बोला, इसको बोला एप्सिलॉन, APSILON, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। एंड इसी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ठीक। एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को यानी कि एयर को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, APSILON, एप्सिलॉन नॉट। And this epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। एंड दिस epsilon is lowest in free space। ये लिखो मिनिमम इन फ्री स्पेस। And this is why force is maximum in free space। हमें दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे जब एप्सिलॉन की वैल्यू को आप रिड्यूस करोगे तो के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, है ना? बोलिए। Yes, sir. और अगर के की वैल्यू, तुम लोग बीच बीच में सो जाती हो क्या, No. या कोई और भी किसी काम में एंगेज है क्या? सर लिख रहे होते हैं तो। अरे बेटा लिख रहे होते तो लिखते वक्त भी तो बोला जा सकता है ना। और सुनो एक बात और है, जब मैं लिखा करूं, जब मैं बोला करूं तो मत लिखा करो। तुम चाहो तो मुझसे 2 मिनट का समय ले लो, बट बोलते हुए पढ़ाते टाइम पे लिखा मत करो। उससे कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपका ध्यान लिखने पे होता है, समझने पे कम होता है, तो फिर आप बाद में समझ नहीं पाते, बाद में भूल जाते हो, जल्दी भूल जाते हो। तो बेटर है कि पहले समझ लो फिर लिख लो। ठीक है? या तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना मेरे लिए, मैं बेटर नहीं समझता हूँ, क्योंकि लिखना और सुनना 2 बार जब होगा ना तो फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, समझ ज्यादा रहता है और बाद में याद भी रहता है ज्यादा टाइम तक। ठीक है? तो के की वैल्यू इंक्रीज करेगी बेटा तो एफ की वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली एप्सिलॉन के यानी कि परमिटिविटी के रिड्यूस होने से फोर्स क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू रिड्यूस होगी तो के की वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि जिस मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी, और जिस मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम होगी उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और एयर मीडियम में या फ्री स्पेस में या वैक्यूम में एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम होती है, दैट इज 8.85 into 10 to the power minus 12। और क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम है तो एयर मीडियम में चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा, दैट इज जो भी होगा वो हम बाद में कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है यहां तक? बोलो। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ये उसी तरीके का है जिस तरीके से आप लोग पढ़ते आ गए क्लास 10th 11th में। रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा ही है। यानी किसी एक मीडियम की परमिटिविटी एयर के परमिटिविटी के को से कंपेयर करके हम बताते हैं तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। किसी एक मीडियम का डेंसिटी वाटर से कंपेयर करके बताते हैं उसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से कंपेयर करके बताते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव वर्ड वहां पे आता है जहां पे हम कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये भी हुआ कि एप्सिलॉन एम यानी कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो
समझ आया? कोई दिक्कत? नो सर। सर ये एक बार फिर से समझा दो। हाँ बेटा, कौन सा बोलिए? ये वाला सर रिलेटिव एप्सिलॉन। परमिटिविटी। यस सर। अच्छा, इसके पहले वाला समझ आ गया था ना, परमिटिविटी? यस सर। हाँ, कई बार ना क्वेश्चन में परमिटिविटी की जगह पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिखता है, तो एक ही बात है, परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी एक ही बात है, और सर रिलेटिव परमिटिविटी दूसरा है। जी सर मेरे को फिर से आप, मैं एक बार फिर से लीव करके ज्वाइन करती हूँ। सॉरी, क्या कह रही हो? मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही फिर से। अच्छा अच्छा, ठीक है, रिज्वाइन करो आप। हाँ जी। ठीक है, आप लोगों को समझ आया ना, निमिषा एंड पलक? यस सर। यस ओके, सर। वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट if the relative permittivity of any medium is 81, इसके क्या मतलब होंगे? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज 81, इसका मतलब ये होगा कि देखो क्या है फॉर्मूला, म्यू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। हाँ गुण, सुनो मेरी बात फिर से। आपने हाँ रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा है, याद है आपको उसका फॉर्मूला? यस सर। किसी भी सब्सटेंस की अगर रिलेटिव डेंसिटी मुझे निकालनी होती है तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यही था ना? यस सर। हाँ, यानी कि वाटर मीडियम के डेंसिटी से कंपेयर करते हैं किसी दूसरे मीडियम की डेंसिटी को, तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ओके, उसी प्रकार से जब किसी एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते थे। वैसे ही यहाँ पे परमिटिविटी, किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को एयर के परमिटिविटी से जब कंपेयर करेंगे तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। तो रिलेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू एब्सोल्यूट अपॉन एब्सोल्यूट ऑफ दैट, ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एयर, सिंपल। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू एब्सोल्यूट permittivity of medium upon absolute permittivity of air. Relative density equal to absolute density of any medium upon absolute density of water. Relative refractive index equal to absolute refractive index of any medium divided by absolute refractive index of air. तो इस तरीके से कंपैरिजन को हम लोग रिलेटिव टर्म नाम देते हैं। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम, यानी कि किसी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। This means permittivity of a medium. ओके सर। और एप्सिलॉन आर जो है बच्चा, वो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जैसे मान लो मैं वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू वाटर की खुद की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी। करेंगे तो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी निकल आएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट नहीं हो जाएगा बेटा? यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी कैसे निकाल सकते हैं? एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक? यस जैसे सर। मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ढाल दिया। अगर मैंने बोला कि रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम का मान लो 81 है, 81 है, तो उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना होगा? तो फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी विल बी इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, इसका मतलब है कि 81 टाइम्स ऑफ फ्री स्पेस। अगर रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम का 10 होता, इसका मतलब 10 इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
रिलेटिव परमिटिविटी अगर 5 है, इसका मतलब क्या होगा कि उस मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से 5 गुना ज्यादा है। आपके पास है 5 रुपये, आपके भाई के पास है 10 रुपये। मैंने बोला कि आपके भाई के पास जो पैसे हैं वो आपसे 2 गुना ज्यादा है। आपको पता है कि आपके पास 5 है, Yes, sir. 2 गुना करोगे तो आपके भाई के पास कितना आएगा? 10। Yes, sir. तो जो रिलेटिव परमिटिविटी दे रहा ना वो मल्टीपल दे रहा है, कितना टाइम्स। जैसे आपके पास 5 है, मैंने बोला कि आपके भाई के पास आपसे 2 गुना ज्यादा पैसे है, तो आपने क्या किया, अपने पैसे इंटू 2 टाइम्स कर दिया, तो आपके भाई का पैसा निकल आया। वैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी जो मैसेज देता है वो ये देता है कि एयर की परमिटिविटी से कितना गुना इस मीडियम की परमिटिविटी है। अगर मैंने बोला एयर की परमिटिविटी, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, इसका मतलब है कि उस मीडियम की परमिटिविटी एयर से 10 गुना ज्यादा है। Okay, sir. नहीं समझ में आ नहीं गया आया sir. भाई? नहीं आया। खामोशी का मतलब है कि नहीं आया। बोलो जल्दी से। पलक बोलिए पलक। If I say epsilon r is equal to 5, can I not say epsilon m will be equal to 5 into epsilon naught? Yes, बोलिए sir. पलक। If I say epsilon r is equal to 10, क्या हम नहीं कह सकते हैं epsilon m is equal to 10 into epsilon naught? Yes, sir. कह सकते हैं? Yes, sir. अच्छा। If I say epsilon r is equal to 500, मतलब कि epsilon m is equal to 500 of epsilon naught, कह सकते हैं? Yes, sir. बस यही कहने का मतलब है मेरे। ठीक। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इफ आई से एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 5, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं, चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। इफ यहाँ पे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। जब इस मीडियम में उन चार्जेस के बीच में फोर्स निकालेंगे एफ एम, तो वो होगा एफ नॉट अपॉन 5, यानी कि एयर के फोर्स का 5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो अगर परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स देखो, परमिटिविटी के घटने से फोर्स बढ़ेगा, परमिटिविटी के बढ़ने से फोर्स घटेगा। तो देखो परमिटिविटी 5 गुना ज्यादा हो गया ना, 5 टाइम्स ऑफ एयर, तो 5 गुना कम हो जाएगा फोर्स, है ना? Yes, sir. इस मीडियम का फोर्स कितना होगा? बोले बेटा। गुण तो नहीं, निमिषा बोलो। Sir, F naught by 10. अच्छा तुम हो? Yes, एफ sir. नॉट अपॉन 10। अच्छा, आई थॉट कि यू लेफ्ट। अच्छा, इसमें बोलो बेटा फोर्स। 500 upon F naught upon 500. हाँ, यानी कि कुछ समझ आ गया आप लोगों को, हैं? या पूरी बात समझ आ गई? से पूरी बात आ गई। गुड। तो आप सवाल बना फटाफट, बढ़िया वाला सवाल। देखो, अब मत बोलना कि सर समझ नहीं आया था। ठीक, ये वैक्यूम है, ठीक है। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ठीक। डिस्टेंस है D एंड इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F, ठीक। अब उन्हीं चार्जेस को Q1 एंड Q2 को सेम डिस्टेंस पे किसी दूसरे लिक्विड में मैंने डाल दिया, और जब डाला तो फोर्स आया F अपॉन 4, यानी कि पहले वाले फोर्स का 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया। तो मेरा सवाल यह कि फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी। चलो कम ऑन, रिलेटिव परमिटिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, 1 मिनट।
Sir, 3.54 into 10 raised to power minus 8. तो यस गुण हो गया। बोलिए Yes, आंसर sir. कितना है गुण? कम ऑन टेल मी Sir. निमिषा एंड पलक। Sir, 3.54 into 10 raised to power minus 8. एप्सिलॉन आर। Yes, sir. ओके, और तुम्हारा पलक एंड निमिषा, तुम्हारा कितना है बोलो पलक? नहीं आया? देखो, लेट मी डू इट। 4 करेक्ट, करेक्ट। Sir, 4 into E naught नहीं होगा? एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। देखो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि दैट यहाँ देखो एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 5। ये 5 क्या था? ये एप्सिलॉन आर था ना हर जगह। यहाँ पे 10 के एप्सिलॉन आर था ना, यहाँ पे 500 एप्सिलॉन आर था। यानी कि वी कैन राइट दैट कि एफ एम यानी कि फोर्स इन लिक्विड विल बी इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। यानी कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन फोर्स इन लिक्विड, और एफ नॉट यहाँ पे एफ है, फोर्स इन एयर इज एफ एंड फोर्स इन लिक्विड गिवन बाय एफ अपॉन 4। एफ ने एफ को मार डाला, ये 4 जाएगा ऊपर, तो क्या होगा? एप्सिलॉन आर इक्वल टू 4। सर अच्छे से आ गया था समझ। मैंने एफ मीडियम निकाल दिया, ई मीडियम। क्यों? हाँ तो वो नहीं निकालना था ना आपको, एप्सिलॉन आर निकालना था। हाँ ओके ओके चलो, तो ये चीज आप ज्यादा सवाल इस पे करना मुनासिब नहीं है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म तो हमने देख लिया क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में ही होगा हमेशा। कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए हमें वेक्टर पढ़ना पड़ेगा पहले। वेक्टर जो क्लास 11th में मोशन इन अ प्लेन में पढ़ा होगा अपने क्लास 11 चैप्टर नंबर 3, वो वेक्टर हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ चीजें चेक करता हूं आपको कितना पता है, अगर पता होगा तो फिर उसको हम शॉर्ट करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आप तीनों में से कोई भी बता सकता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है? चलो यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर क्या होता है? सर 1 इज अ यूनिट वेक्टर। यस सर। या ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर होगा? सर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है हाँ इन ये एनी हुआ ना, डायरेक्शन। हाँ ये हुआ ना डेफिनेशन। यस सर। ओके, वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं? नो आइडिया। ओके चलो, तो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन पूछने का अभी टाइम है नहीं। आपने बच्चे पढ़ा होगा क्लास 11th में फिजिकल क्वांटिटी, याद है? एनी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ये सब क्लास 11th के एकदम स्टार्टिंग में यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होते हैं वेदर फंडामेंटल या डिराइव्ड, फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल भी होते हैं कुछ डिराइव्ड भी होते हैं। फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं?
जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सब क्या है फंडामेंटल मोल, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। और डिराइव्ड कौन से होते हैं? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे डिराइव्ड होते हैं। यानी कि जो डायरेक्टली डिपेंडेंट किसी पे नहीं हो वो फंडामेंटल है, जो डिपेंड करेगा वो डिराइव्ड है। ठीक है, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी जो कैटेगरी होती है फिजिकल क्वांटिटी की उसको हम लोग कहते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के एग्जांपल बोलो। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे किसको? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि मास। हाँ, जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट इनफ। आप दुकान पे जाओगे, बोलोगे 2 किलो चीनी दो, तो क्या दुकानदार आपसे बोलेगा कि नॉर्थ में दूं या साउथ में दूं? नहीं ना। तो इफ यू से कि 2 kg शुगर, दैट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो मास बताने के लिए आपको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई मास बिकम्स स्केलर क्वांटिटी। ठीक, मास बिकम्स स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, लेंथ, ये सब स्केलर क्वांटिटी। स्पीड देखो, वॉल्यूम, अरे मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। अब आते हैं वेक्टर पे। वेक्टर क्वांटिटी जिनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों जरूरी है। ठीक, वो क्या है? वेक्टर। ओके, ये मान लो ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट है। आप कहाँ पे हो? आप यहाँ पे हो। आप सब अपने अपने को सोच सकते हो, आप वहां पे हो, मैं सोच रहा हूँ मैं वहां पे हूँ। ठीक, मैंने बोला कि आप जो है ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घर से निकलो, ये आपका घर है। ठीक, और 1 घंटे तक चलो तो आप पहुंच जाओगे ए पर। आप 40 की स्पीड से निकलते हो, 1 घंटे ट्रेवल करते हो, बट पहुंच जाते हो बी पर। किसकी गलती? बताने वाले की या ट्रेवल करने वाले की? बोलो, किसकी गलती? फिर बताने वाले की। क्या गलती? उसने डायरेक्शन नहीं करी। उसने डायरेक्शन नहीं बताया किस दिशा में जाना है आपको 1 घंटे तक। वो किसी और दिशा में चल पड़ा और वो कहीं और पहुंच गया। हालांकि उसने इंस्ट्रक्शन को पूरा फॉलो किया, 40 के स्पीड 1 आवर कंप्लीटली फॉलो किया। अगर इन डायरेक्शन भी मिल जाता तो वो सही डेस्टिनेशन पे पहुंचता, बट डायरेक्शन नहीं मिला। यानी कि अगर सिर्फ 40 स्पीड में बोलता हूं, दिस इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसमें डायरेक्शन लगा देता हूं कि पॉजिटिव एक्स की तरफ चलना है, तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होता। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए देखो डायरेक्शन जरूरी हो गया। आप गाड़ी में चल रहे हो, ठीक, और मैंने बोला ब्रेक लगाओ, तुमने एक्सीलेटर पे पांव दबाया, गाड़ी और तेज आगे भाग गई, है ना। तो बेसिकली करना क्या था? आपको स्पीड को रिड्यूस करना था। वो ब्रेक लगाने से होता, डिसेलरेट करने से होता, आपने उसको एक्सेलरेट कर दिया। तो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव या नेगेटिव, रिटार्डेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो वहां पे डायरेक्शन हो गया। फोर्स लगाना है, आप फुटबॉल खेल रहे हो, गोल फुटबॉल एकदम मिडिल में है, आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया? फुटबॉल को किक करना है। आपने फुटबॉल को अपने गोल पोस्ट में किक कर दिया, इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, बट डायरेक्शन मिस कर गए। तो डायरेक्शन इन सारे क्वांटिटी के साथ जरूरी था, इसलिए ये वेक्टर है। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उन सभी के साथ डायरेक्शन अनिवार्य है, मस्ट है। बिना डायरेक्शन के वो इनकम्प्लीट हैं और वो वेक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत सारे वेक्टर, टॉर्क है, बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक, पहली बात, ये तो वो चीजें हैं जो आप पहले से पढ़ते आए हो, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। 11th में एक और खास चीज पढ़े होगे, वो ये कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली। 2 + 2 = 4, लेंथ 5 मीटर प्लस 7 मीटर 12 मीटर, एल्जेब्रिकली हमने ऐड कर दिया। 2 kg चीनी और उसमें 1 kg और डलवा लिया तो 3 kg हो गया, एल्जेब्रिकली ऐड कर लिया।
लेकिन फोर्सेस को एल्जेब्रिकली आप ऐड नहीं कर सकते, वेलोसिटी को एल्जेब्रिकली आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके डायरेक्शंस होते हैं अलग। अगर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस काम कर रही हैं तो आप उनको एल्जेब्रिकली ऐड करके नेट फोर्स नहीं निकाल सकते। ओके, सो स्केलर क्वांटिटीज ओबे algebraic law of addition and subtraction, or vector quantities obey vectorial laws of addition and subtraction। वेक्टोरियल लॉस कौन कौन से होते हैं बच्चे, कौन कौन से होते हैं वेक्टोरियल लॉस, बताओ। हैं, याद है ना कुछ? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब याद है या नहीं याद है? नहीं याद सर। नहीं याद सर, याद होना। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे पूरा। हो गया, लिख लिया? मैं मिटा दूं क्योंकि 20 पेज खत्म हो गया, अब इतना ही हो पाएगा। मिटा दूं? अच्छा लिखो लिखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हो गया, हो गया, ठीक है। How do we represent the representation of vector? How do we represent a vector quantity? देखो वेक्टर को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर एरो बना देते हैं। फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स के ऊपर एक एरो बना देंगे, या ACF लेटर को हम बोल्ड कर देंगे। इसी लेटर F को हम बोल्ड कर देंगे, तो बोल्ड करेंगे तब भी ये वेक्टर बन गया, अगर ऊपर एरो बना दिया तब भी ये वेक्टर बन गया। ये सिंबल है, आप किसी ऐसे रिप्रेजेंटेशन को देख के पहचान लोगे। कुछ ऐसा लिखा होगा, F के ऊपर एरो बना होगा, समझ जाओगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। F ना रहे, A रहे, A किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन जनरली होता नहीं है। मान लो एक्सीलरेशन या कुछ भी है, B रहे, B किसी का नहीं होता, B रहे, तो B के ऊपर अगर एरो बना है तुम समझ सकते हो ये वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल। ओके, और ये जो एरो है ये कभी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एरो, ये जो एरो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्शन दिखा रहा है, नहीं, डायरेक्शन वेक्टर का कुछ भी हो सकता है, एरो ऐसे ही रहेगा हमेशा, राइट हेडेड एरो, ठीक। ओके, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर के? मैग्नीट्यूड के लिए क्या बनाओगे सिंबल? F के ऊपर एरो लगा के और एक मॉड बना दो दोनों तरफ, मॉड। तो मॉड लगा के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर का, या अगर मॉड नहीं लगाना तो सिर्फ एरो और मॉड दोनों को हटा दो, सिर्फ F लिख दो, तब भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। ओके मैम, नंबर 2 इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समझ रहे हो? पलक एंड निमिषा, वेक्टर कुछ दिमाग में जा रहा नहीं जा रहा, या फिर कुछ और मैं डिटेल में जाऊं क्लास 11th टाइप कि मैं बताऊं कि वेक्टर को किस सिंबल से दिखाते हैं और क्यों दिखाते हैं, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो सब बताने की जरूरत तो नहीं है ना, बेसिक बेसिक बातें। हाँ वो समझ में आता है, ये समझ में आपको आ रहा है, बहुत बढ़िया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्राइंग एन एरो, ठीक। अब इसमें ये एरो का टेल है, आपको पता है, और ये एरो का हेड है, आपको ये पता है। जो एरो का हेड है ना, ये वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, और ये जो लेंथ ऑफ द एरो है, ये लेंथ ऑफ द एरो
ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। यानी कि कोई एरो बड़ा होगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कोई एरो छोटा होगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। जैसे मान लो बेटा एक ये एरो है और एक ये एरो है, ठीक है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। बोलो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, ए का या बी का? बी का। सिंपल, बी का। डायरेक्शन दोनों का सेम था, बट बी का एरो लेंथ बड़ा है तो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और ए का मैग्नीट्यूड कम होगा। सिंपल, नोट कर लिया? बोलो यस सर। हटा दूं? यस सर। ओके, देखो वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर को एक तो ये है कि रिप्रेजेंटेशन यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाते हैं, दिखाते हैं किसी को, तो दो तरीके से वेक्टर को दर्शा सकते हैं, या तो पोलर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में। ये सब रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है of vector. The first is polar form and the second one is Cartesian form. पोलर फॉर्म क्या होता है कि जब वेक्टर्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें by drawing the vectors and by taking the angle between them, this type of representation is called as polar form. इस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। और अगर वेक्टर को मैं दिखाऊं लाइक दिस, समथिंग वेक्टर a is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap, ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन रहे, इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम को कंसीडर करके हमने ये फॉर्म बनाया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। अच्छा, ये जो एंगल मैंने कंसीडर किया, ये भी एंगल लेना भी आना चाहिए। वेक्टर के बीच में सारे एंगल को एंगुलर फैक्टर नहीं कह सकते। देखो मैं लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे मान लो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना हो गया? एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो गया? 120, जो कि गलत है। यही समझाना चाह रहे हैं हम। वेक्टर्स के बीच में एंगल हम तभी कह सकते हैं जब वेक्टर का हेड और टेल, नहीं वेक्टर का टेल से टेल मिलना चाहिए। अरे बहुत पहले एक मूवी आई थी जिसमें गाना था ताल से ताल मिला, याद है? कभी सुना है गाना ताल से ताल मिला? हाँ, यहाँ पे हमको करना है टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिला टू गेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, अब टेल से टेल मिलाना है हमको, तो वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा भाई, आगे पीछे कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो जाके एक से दूसरे को मिलाएंगे। तो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। मैं लिखता हूं, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, but its magnitude and direction must remain same. उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। वेक्टर को पैरेलली तुम कहीं से कहीं शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेंथ ऑफ द एरो सेम रहना चाहिए, एरो का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए। पैरेलली शिफ्ट कहीं भी कर सकते हो। यानी कि अगर मैं वेक्टर ए को आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, आगे बढ़ा दूं, तो देखो एरो का लेंथ भी सेम रहा और डायरेक्शन भी सेम रहा। अब देखो दोनों का टेल से टेल मिल गया। अब ये एंगल जो होगा वो एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा, और ये कितना होगा बेटा बोलो? 60 होगा। एग्जैक्टली।
यस सर। ए और बी के बीच में एंगल एक्चुअली में 60 है, 120 नहीं है, है ना। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा है। तो टेल से टेल चेक क्या करना है कि इफ वेक्टर्स आर को इनिशियल, टेल से टेल मिल रहा है तो वो एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही वाला काम आएगा तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ में। चलो पहले ये नोट कर लिया, बोलो। यस सर। देखो असल में क्या ना कि 20 पेज खत्म हो गया, 20 पेज ही मिलता है, 20 पेज खत्म हो गया, तो अब मैं आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे इसको मिटाना ही पड़ेगा। अगर मान लो कोई चीज तुम्हारा छूट जाएगा तो फिर हम उसको वापस ला नहीं सकते, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि लिख लोगे तभी मिटाऊंगा पूरा। डन। यस सर। तो टेल से टेल हमने मिला लिया। अच्छा एक सवाल पूछ लेता हूँ, तुम भी टेल से टेल मिलाओ। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। सभी का टेल से टेल तो नहीं मिल रहा है ना। ये एंगल दिया है 30 डिग्री और ये एंगल दिया है 45 डिग्री। वेक्टर ए है ये, वेक्टर बी है ये, वेक्टर सी है ये, वेक्टर डी है ये। सवाल क्या है? सवाल ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, बी एंड डी, सी एंड डी, और कौन सा रह गया? ए सी होगी। बस 5। चलो जल्दी से बताइए बेटा, ए एंड बी के बीच में कितना एंगल होगा? So 45 degrees. ओके गुड। क्या कर लेंगे हम लोग इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, है ना बेटा। वेक्टर ए को आगे प्रोड्यूस कर लोगे। Yes, sir. तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों, ये नॉर्मल, ये दोनों, ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, तो ये दोनों पैरेलल ही होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो गया? 45 इक्वल इक्वल, है ना। अच्छा तो अगर ये 45 तो ये भी 45, और अगर ये 45 तो ये भी 45, तो ए और बी के बीच में एंगल 45। अब बोलो ए और सी। आंसर किसने बोला? गुण, तुमने? Yes, sir. गुड, तुम तो साइंटिस्ट हो। ए और सी बोलो। Sir, A और C तो parallel हैं. तो एंगल बताइए। Sir, 0 degree. हाँ 0, इसमें इतना लोअर टोन में क्यों? 0 डिग्री। एक लाइन, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो तो एंगल 0 डिग्री। कांटेक्ट में नहीं है तो एंगल 0, सिंपल। ए और डी, ए और डी, So 120 degree. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट। देख बच्चे, ये आपका ए था, ठीक। अच्छा मैं इस ए को यहाँ डाल सकता हूँ? बोलो। यस सर। पहले शिफ्ट किया, पहले ऊपर ले गए फिर आगे ले गए, एरो का लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम। देखो अभी भी ये, अगर ये पॉजिटिव, ये साइड आपका पॉजिटिव एक्स है तो ये देखो अभी भी पॉजिटिव एक्स है, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। डायरेक्शन सेम। बोलो बच्चे, गुण। यस सर। सर पर अगर हम A को आगे करें और फिर हम D को भी एक्सटेंड कर दें, तुम डी को यहाँ से वहां लेके चले जाओ, डी को यहाँ से लेके आ जाओ, डी यहाँ लेके आ जाओ, ओके, और ये को आगे बढ़ा दो तो स्टिल यही एंगल बनेगा ना बेटा, ये एंगल मिलेगा। देखो ये एंगल मिलेगा, एंगल तो स्टिल सेम रहेगा ना। आप ए को आगे बढ़ाओ
और डी को यहाँ लाकर रख दो तो एंगल ये वाला होगा, और वही एंगल तो यहाँ पे भी है ना सर, पर हम ए को सीधा लेके जाके डी से इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते? हाँ करवा सकते हैं, देखो तो वो भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल शिफ्ट कैसे भी कर दो, देखो मैं करके दिखाता हूँ। आप ए को यहाँ आगे लेके जाओ ऐसे, ठीक हाँ है, जी। और डी को आगे यहाँ लेके आ जाओ, ये ना ओके। यही एंगल होगा ना बेटा। तो मैंने क्या Yes. किया, मैंने यहाँ दिखाया तुमको ये ठीक है, ए और ये डी, तो ये दोनों क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, बोलो? हो गए। अल्टीमेटली सिंपल। आप कान को आप ऐसे पकड़ो और यह घुमा के पकड़ो, फर्क तो बात तो एक ही है ना, आंसर विल रिमेन टू बी सेम। ओके सर। ओके, तो कितना एंगल है, एंगल बताओ? सर 30 डिग्री। ए 16, हाँ 60 नहीं, 60 डिग्री। हाँ जी। 60 डिग्री। अब बोलिए बी और डी, बोलो निमिषा, बी और डी के बीच में एंगल कितना होगा बच्चे? जल्दी बोलिए, we do not have all the night. सर 105 डिग्रीज। 105 डिग्री बी और डी के बीच में एंगल। यस सर। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है, बी को आपने पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिया। यस सर। तो ये 45 डिग्रीज था। ठीक है, ये 45 था, ये 90 था, ठीक है, और यस सर। ये कितना होगा? 90 और 45। माइनस 45, तो ये होगा 45, तो ये एंगल होगा 45। तो बी और डी के बीच में एंगल हो गया 105। वेरी गुड गुण, बहुत बढ़िया, साइंटिस्ट तो वाकई में हो। अब बोलो सी एंड डी, कम ऑन सर 60 डिग्री। सी एंड डी 60, ठीक है। ए और डी 60 है तो सी एंड डी भी 60 होगा, क्योंकि ए और सी पैरेलल है। समझ में आया तीनों बच्चों को ना? बोलिए। यस सर। कोई दिक्कत हो मैं सवाल फिर से दूंगा, अगर नहीं समझ आया हो तो फिर से करेंगे, 2 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, बट समझ आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। हमारे पास पूरा साल पढ़ने के लिए भी, एक बार आपका मोमेंटम मिल जाएगा ना तो फिर तो बहुत इजीली तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। एक बार पुश मिलना जरूरी है। समझ आ गया? यस सर। ओके, मेरे को आवाज बार बार 2 ही सुनाई दे रहा, तीसरा आवाज पता नहीं क्यों सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, या फिर शायद मेरे माइक में प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या, आई डोंट नो। चलो, तो अभी हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर अनेक टाइप के होते हैं, मैंने स्टार्टिंग पूछा टाइप्स ऑफ वेक्टर तो आप भूल चुके थे, तो वापस से रिमाइंड कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर? पहले हैं कोलिनियर सेट ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में हो उनको हम कोलिनियर कहते हैं, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक। दूसरे को इनिशियल, ये बहुत बार रिपीट होगा, को इनिशियल। मैंने वहां एंगल वाले टॉपिक में भी बोला कि को इनिशियल वेक्टर के बीच में ही एंगल जो होती है उसी को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। को इनिशियल मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। ऐसे दो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उनको हम को इनिशियल कहते हैं, यानी कि दोनों के टेल मिलने चाहिए, टेल से टेल मिला। पॉइंट नंबर 3, टाइप नंबर 3, थर्ड टाइप, that are parallel vectors, parallel vectors। ऐसे दो वेक्टर्स जो एक दूसरे से पैरेलल हो वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं, सिंपल। इनके बीच एंगल कितना होता है बेटा? 0 डिग्री। यस सर। नंबर 4, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, नहीं। वेक्टर्स कैन बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स, और अगर ऑपोजिट में है तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक। यस सर। वेक्टर ए, वेक्टर बी
एंगल बोलो बेटा 180 डिग्री इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो यानी कि पैरेलल हो और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए, वेक्टर A और वेक्टर B are called as equal vectors if they are having same magnitude and direction. Same magnitude and direction. ठीक, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नंबर 6, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि एंटी पैरेलल होंगे बट डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ठीक, क्या सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर होते हैं? नहीं, सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होते। क्या सारे एंटी पैरेलल इक्वल नेगेटिव वेक्टर होते हैं? नहीं। ठीक है, लास्ट यहां तक हो गया, मिटा दूं? यस सर। गुड। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। यही है राजा, किंग ऑफ द वेक्टर्स, और इसीलिए इसको हम क्राउन भी पहनाते हैं, कैप। यूनिट वेक्टर। अच्छा, वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है या डायरेक्शन क्या हो सकता है? कोई लिमिटेशन है क्या? कोई लिमिटेशन नहीं। नो सर। वेक्टर का कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक फिल्टर लगा दूं, अगर मैं एक फिल्टर लगा दूं कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को 1 बना दूं, सारे बाकी सारे वेक्टर्स उससे अलग हो गए, यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिमिट करके 1 कर दूं, डायरेक्शन कुछ भी हो, तो वैसे स्पेसिफिक वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ऐसे स्पेसिफिक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। ठीक, देखो those vectors of unity magnitude यानी कि 1 magnitude called as यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट। अच्छा, मैं लिखता हूं बेटा, निमिषा, फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। क्या ये फोर्स यूनिट वेक्टर है? निमिषा राठौर, बोलिए, क्या ये यूनिट वेक्टर है? निमिषा, पलक, क्या ये यूनिट वेक्टर है? है। इज दिस अ यूनिट वेक्टर? नो आइडिया, नो आइडिया। तो भाई जियो ले लो, हैं भाई, जियो इज हैविंग गुड नेटवर्क। तो गुण वर्मा, बोलिए, साइंटिस्ट, नो। क्या ये यूनिट वेक्टर है? गुण? नो सर। नो सर। क्यों नहीं सर? इसलिए सर क्योंकि ये 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड वाला हो गया ना। मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए यूनिट वेक्टर होने के लिए। कोई भी वेक्टर स्पेसिफिकली यूनिट वेक्टर तब बोला जाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। 1। सिंपल। जिस तरीके से कोई आइडेंटिफिकेशन होती है ना, जैसे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, तो दिस शोज दैट आई एम इंडियन, यू आर इंडियन। लाइक द सेम फैशन, अगर कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो उसका आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, 1 होना इज द आधार कार्ड ऑफ यूनिट वेक्टर।
अगर 1 है आधार कार्ड है मतलब कि वो यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे 2 न्यूटन है, आधार कार्ड नहीं है इसके पास, 1 इज द आधार कार्ड ऑफ यूनिट वेक्टर, तो इसलिए यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर मैं कह दूं कि F इज इक्वल टू 1 न्यूटन ड्यू ईस्ट, अब बोलो क्या यूनिट वेक्टर है गुण? यस सर है। यस सर है। पलक एंड निमिषा आपको भी एग्री करते हो कि यूनिट वेक्टर है? यस सर। यस सर है, एकदम है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका आधार कार्ड मैच कर गया, तो यूनिट वेक्टर है। अब सारे वेक्टर से यूनिट वेक्टर को अलग करने के लिए हमने इसको अलग सिंबल दे दिया, मतलब एक ही सिंबल अलग है, इसके ऊपर हमने कैप लगा दिया। मैंने बोला ना ये किंग है, राजा है, किंग ऑफ द वेक्टर्स, तो किंग होगा तो क्राउन पहनाएंगे ना, कैप लगाएंगे ना, तो इसलिए ये इसके ऊपर कैप लगाया। अच्छा मान लो ये 2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ जो था, मुझे इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना पड़े, बनाने के कह दे तो क्या करेंगे? जैसे किसी आदमी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप देना है, तो क्या करेंगे? उसको उसका पासपोर्ट बना देंगे, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा तो वो इंडियन हो जाएगा, सिंपल। तो अगर 2 न्यूटन का फोर्स है, मुझे उसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो, कट के हो जाएगा 1, यूनिट वेक्टर बन गया ना? यस सर। यस नहीं सर। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? मेरे पास फोर्स था 2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, अगर मैं इस फोर्स को 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 2 न्यूटन से डिवाइड कर दूं, क्या होगा? कट जाएगा ना? यस सर। आ जाएगा 1, हो गया। यस सर। अब ये यूनिट वेक्टर बन गया, यानी कि बेसिकली हमने किया क्या? हमने किया ये कि फोर्स को, वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमने उसके वेक्टर वाले वैल्यू को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ये तो किया हमने, देखो। यस सर। 2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ वाज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स, एंड नीचे में क्या लिखा मैंने? 2 न्यूटन, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो वेक्टर फॉर्म को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो यूनिट वेक्टर बन गया। नहीं आया भाई? आ गया सर। आ गया। है? अच्छा, यस सर। यानी कि यूनिट वेक्टर का हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। यूनिट एनी वेक्टर, मान लो ए वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर लिखना है, उसका क्या करेंगे? उसके वेक्टर फॉर्म से उसके स्केलर फॉर्म को, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से, उसके वेक्टर फॉर्म को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको? यूनिट वेक्टर। यस सर। आ गया? अच्छा, यस सर। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a इंटू ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर? बोलो। यस सर। यानी किसी स्केलर को, ये तो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, मैग्नीट्यूड मतलब कि स्केलर फॉर्म, यस सर। और ये यूनिट वेक्टर है। किसी भी मैग्नीट्यूड को, यानी किसी भी स्केलर को उसके यूनिट वेक्टर से, उस डायरेक्शन में मेजर होने वाले यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर बन जाएगा। इसका बहुत काम है आगे, याद रखिएगा, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इसका बहुत यूज है आगे। आगे कूलम्ब स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में इसी का यूज है मेनली, इसका और पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है? तो यस सर। किसी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, सिंपल। यानी किसी आदमी को सिटीजन बनाना है किसी कंट्री का, तो पासपोर्ट बना दो, सिटीजनशिप दे दो, सिटीजन हो गया, सिंपल। तो किसी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो सिटीजनशिप देने के लिए क्या करो? यूनिट वेक्टर दे दो, यूनिट वेक्टर जैसे दोगे वो वेक्टर बन गया, सिंपल। यानी कि मेरे पास सिर्फ 5 मीटर डिस्टेंस है और मैं बोल दूं कि मैंने 5 मीटर को नॉर्थ डायरेक्शन में मेजर किया, तो वो अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि अब वो वेक्टर क्वांटिटी बन गया। समझ आया? यस सर। यस सर। ओके, ये एथ है, ये बी है। अगर ए से बी 5 मीटर लेंथ है, और इफ आई से दैट कि दिस इज मेजर्ड फ्रॉम ए टू बी, अगर मैंने इसको ए से बी डायरेक्शन में मेजर किया है, तो दिस विल बिकम वेक्टर एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन, 5 मीटर ए टू बी। ये हो गया आपका वेक्टर। ठीक,
अच्छा मैं इसको क्या बी ए वेक्टर लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। बी ए वेक्टर लिखूंगा तो -5 लिखना पड़ेगा, -5 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ए से बी हमने मेजर किया और मैं लिखना चाहता हूँ बी ए उल्टा, तो माइनस लिखना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, हाँ, क्या ए बी इक्वल टू बी ए है? नहीं है। ए बी इक्वल टू बी ए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है बट डायरेक्शन अपोजिट है, Yes, sir. इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। ठीक, तो 5 मीटर पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड था, स्केलर था, उसके मेजरिंग डायरेक्शन को मैंने दिखा दिया ए टू बी, तो अब वो वेक्टर बन गया। समझ गए? Yes, sir. यस यस, गुड। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जिसका नाम है एडिशन एंड, अच्छा इसमें एक और चीज देखो पहले, जब तुम यूनिट वेक्टर समझ गए तो देखो पहले यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर। जनरली क्या होता है ना कि जब हम वेलोसिटीज को या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को यूज करते हैं तो स्पेसिफिकली या तो नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो एक्ट करता होता है या एक्स वाई जेड एक्सिस में एक्ट करता होता है। तो जनरली हम हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं या तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है या एक्स और वाई होता है या जेड होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कन्वेंशनली यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर बना लिया, यानी कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पर्टिकुलरली किसी डायरेक्शन में एक्ट करता होगा तो उसको हमने नाम दे दिया, नामकरण कर दिया, बस इतना ही समझ लो, यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर। ये कौन सा एक्सिस है बच्चे? y, x और ये z। गुड, वेरी वेरी गुड। लेट अस सपोज इफ आई से मेरे बच्चों कि लेट अस सपोज ये कोई बॉल है, कुछ भी है, आपका एक क्रिकेट बॉल, ये सॉरी फुटबॉल है, आपने इस बॉल को किक किया इस डायरेक्शन में, फोर्स बराबर 5 न्यूटन। कितना न्यूटन फोर्स लगाया? 5 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड है। किस डायरेक्शन में लगाया? पॉजिटिव एक्स की तरफ, है ना? Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू 5 न्यूटन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में? ये वेक्टर बन गया ना पूरा। पॉजिटिव एक्स लिखने का मतलब क्या, डायरेक्शन मिल गया, तो 5 न्यूटन प्लस एक्स विल बी द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से क्या बार बार प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई लिखना पड़ेगा? नहीं। तो लोगों ने क्या बोला कि एक काम करो, इसका नामकरण करो, यानी कि एक्स डायरेक्शन में मेजर होने वाली जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसको हम आई से डिनोट करेंगे, आई कैप, और वाई डायरेक्शन में हम यूज करेंगे के कैप, और के डायरेक्शन में यूज जेड में यूज करेंगे हम के कैप। अच्छा, माइनस आई में, माइनस एक्स में क्या यूज करेंगे बेटा? माइनस एक्स में क्या यूज करेंगे? माइनस आई। और माइनस वाई में बोलो? Minus J cap. माइनस जे कैप। और माइनस जेड में बोलो? Minus K cap. एग्जैक्टली। तो अगर मैं इस 5 न्यूटन प्लस एक्स की जगह पे 5 न्यूटन आई कैप लिख दूं तो क्या तुम समझ गए तुम फोर्स किधर काम कर रहा है? Yes, sir. यानी कि तुम आई जे के को देख करके फर्दर तुम समझ सकते हो कि किस डायरेक्शन में ये वेक्टर एक्ट कर रहा है। ठीक, देखो यूनिट वेक्टर along x axis को आई कैप कहते हैं, एंड यूनिट वेक्टर along y axis को हम लोग j कैप कहते हैं, एंड यूनिट वेक्टर along z axis को हम लोग k कैप कहते हैं। माइनस एक्स के along माइनस आई, माइनस वाई के along माइनस j, माइनस z के along माइनस k। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग है आपके यूनिट वेक्टर की। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन पोलर फॉर्म।
और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक, जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, जो सोच रहा हूं मैं कि नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊं, है ना, क्योंकि गुंजन ऑलरेडी 7:30 से क्लास कर रही है। गुन कोई बात नहीं। ऑलरेडी, हाँ गुन ऑलरेडी 7:30 से क्लास कर रही है, सो इट्स नियरली 10:30। वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जॉस्ट हो गई होगी ना, सो दैट इज वाई 10:28 इज सफिशिएंट। आज इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर में एक क्लास और लगेगा, 1 2 3 4 टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपका वेक्टर भी फिनिश हो जाए और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी फिनिश हो जाए इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो आप, हाँ आप तीनों की अगली क्लास कब होगी आपको सर बता देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक। यस सर।